हाय दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ कक्षा 12 के गणित के अध्याय संख्या 3 का। अध्याय संख्या 3 है आव्यूह। ठीक है, तो हम सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह होता है एम एन संख्याओं के समुच्चय को, जब हम एम एन हमारे पास संख्याएं हैं और उस संख्याओं को जब हम एम पंक्तियों और एन स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं और उन संख्याओं को हमने एम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया तो इस आयताकार सारणी को ही हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि एम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी को व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि पंक्तियाँ क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। देखिए, ये मैं संख्याओं को कुछ लाइनों में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज वाली ये जो लाइनें हैं, इस तरह से ये क्षैतिज वाली जो लाइनें हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं खड़ी वाली, इनको हम स्तंभ कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने पंक्ति और स्तंभों के बारे में समझा कि पंक्तियाँ कौन सी होती हैं और स्तंभ कौन से होते हैं। पंक्तियाँ होती हैं ये वाली जो क्षैतिज लाइनें हैं इन्हें पंक्तियाँ कहते हैं और ये जो खड़ी वाली लाइनें हैं इनको हम स्तंभ कहते हैं। ठीक, तो एम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जब किन्हीं संख्याओं के समुच्चय को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक आव्यूह है। आगे देखेंगे, जिन संख्याओं से यह आव्यूह बनाया जाता है उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। यानी ये जो संख्याएं थी 3, 6, 9, 8, 7, 5, ये क्या कहलाएंगे, इनका ये जो संख्याएं हैं ये प्रत्येक संख्या इस आव्यूह का अवयव कहलाएगी। ठीक, प्रत्येक संख्या इस आव्यूह का अवयव कहलाएगी। आगे, आव्यूह के अवयवों को कोष्ठक इसमें लिखा जाता है। यानी आव्यूह को दर्शाने के लिए हमें इन संख्याओं को इस वाले कोष्ठक में लिखना होगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक आव्यूह है। आगे, आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होती है, इसे जानेंगे। यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ हैं। एम पंक्तियों से क्या मतलब है, एम पंक्तियों से मतलब है ये पंक्तियों की संख्या। ठीक है, हमने यहाँ पर एम मान रखी है, लेकिन ये जो आव्यूह है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 2। ठीक, तो ये हो गया 2 पंक्तियाँ। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ हैं तो उसे एम क्रॉस एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो इस आव्यूह को हम, इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, कैसे बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी थी, एम, और स्तंभ कितने थे, परिभाषा में हमने स्तंभ कितने लिए हैं, एन, तो उसका क्रम क्या बताया हमने, एम क्रॉस एन। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ से इस आव्यूह का क्रम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 2, और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक, इस आव्यूह का क्रम होगा। सही है, आगे देखेंगे उदाहरण, ए बी सी डी ई एफ, ये कोई हमने आव्यूह लिया है। यह एक 3 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह है। ठीक, 3 कहाँ से आया, 3 है इसमें पंक्तियाँ, 1, 2, 3। ठीक है, जो क्षैतिज लाइनें होंगी ऐसे वाली उन्हें कहते हैं हम पंक्तियाँ। ठीक है, और उन्हीं की संख्या को पहले लिखा जाता है, पंक्तियों की संख्या को। ठीक है, बाद में देखेंगे खड़ी लाइनें कितनी है, इसमें खड़ी लाइनें हैं इसमें 2, तो ये है हमारे स्तंभ 2। ठीक है, तो यह एक 3 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह है। यह क्रम को कोटि भी कहते हैं। ठीक है, क्रम को हम कोटि भी कह देते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक 3 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। ठीक, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे, यह है आव्यूह 1। तो ये जो आव्यूह है ये एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्तियाँ भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं। ठीक है, पंक्तियों को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभों को कॉलम। ठीक है, किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये एक आव्यूह था, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 3, तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी। ठीक है, हमें एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेंगे कि निम्नलिखित आव्यूह का क्रम लिखिए, तो हम क्रम लिखते समय जब पहले कौन सी चीज़ लिखा करेंगे, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, बाद में लिखा करेंगे स्तंभों की संख्या। ठीक,
आगे है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो इसके अवयवों की संख्या mn होगी। देखिए किसी आव्यूह में अगर m पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियां कितनी हैं हमारे पास, देखेंगे इसमें पंक्तियां हैं हमारे इसमें 3, ठीक है, और स्तंभ कितने हैं इसमें 2। तो ये है m पंक्तियां मानी है यहाँ पे और n स्तंभ माने हैं, तो इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कर ली, दोनों का गुणनफल होगी। तो ऐसे ही हम इसमें आव्यूह में अवयवों की संख्या बता सकते हैं, कितनी होगी, 3 दूनी 6, यानी इसमें 6 अवयव होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे हमें आव्यूह के अंदर अवयवों की संख्या का पता चल जाएगा उसके क्रम को देख करके ही, ठीक। आगे है आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण कैसा होता है, कैसे प्रदर्शित करेंगे आव्यूह को। तो आव्यूह को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से द्वि अनुलग्नक, ये क्या होता है द्वि अनुलग्नक, अभी बताएंगे, के साथ कोष्ठक में लिखकर निरूपित किया जाता है। तो आव्यूह को कैसे निरूपित किया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा। तो इस पूरे आव्यूह को, जैसे ये कोई आव्यूह है तो इसमें हमने जो अंदर लिए हैं अवयव, ये लिए हैं छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, ठीक। लेकिन अगर हम इस आव्यूह को पूरे को किसी एक चीज़ से लिखना चाहें तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये क्या होता है देखेंगे, द्वि अनुलग्नक के साथ, यानी छोटे अक्षरों को द्वि अनुलग्नक के साथ लिखना होता है हमें। यह है A11, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव सबसे शुरू में आएगा, ठीक है, इससे ये प्रदर्शित हो जाता है। आगे देखेंगे, द्वि अनुलग्नक का पहला अंक उस पंक्ति की संख्या, यानी द्वि अनुलग्नक ये है, यहाँ पे द्वि अनुलग्नक जो है ये संख्या है, ये A11 A2 A12 A13, ये जो है ये इसे हम द्वि अनुलग्नक कह रहे हैं। तो ये जो पहला अंक है, ये पहला अंक क्या प्रदर्शित करता है, द्वि अनुलग्नक का पहला अंक उस पंक्ति की संख्या को, और दूसरा अंक उस स्तंभ की संख्या को दर्शाता है जिसमें अवयव है। यानी ये जो अवयव है ये कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा हमें, इसके द्वि अनुलग्नक को देख के पता चल जाएगा कि ये जो है पहले पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे रखा जाना है इसको। अब यह है A22, इससे पता चल रहा है कि ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक है। तो इसका स्थान बिल्कुल निश्चित हो गया, यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। यह 1 2 क्रॉस 3 क्रम का अवयव है। इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, देखिए A बराबर AIJ, यानी I जैसे मतलब है I का मान, हम I जो है यहाँ पे वो पंक्तियों की संख्या दर्शा रही है और J स्तंभों की संख्या, ठीक है। ऐसे ये पता है कि इसमें 2 तो हमें पंक्तियाँ बनानी है और 3 कॉलम बनाने हैं। इस प्रकार हम क्रम से लेकर के I और J के मान क्रम से लेकर के एक इस पूरे आव्यूह की रचना कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से भी। अगर देखेंगे किसी आव्यूह में IV पंक्ति और Jवें स्तंभ के अवयव को, IV पंक्ति यानी I नंबर की पंक्ति और J नंबर के स्तंभ के अवयव को उस आव्यूह का I, J व अवयव कहते हैं। यानी ये जैसे मान लीजिए ये अवयव है तो इसे कौन सा अवयव कहेंगे, इसे कहेंगे हम दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव कहेंगे इसको। इस लाइन का अर्थ ये है। तो अब तक क्या जाना हमने, अब तक हमने जाना है आव्यूह के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं देखेंगे। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकारों में नंबर 1 आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं देखेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। यानी पंक्तियों की संख्या जो है हमारी वो कम होगी स्तंभों की संख्या से। इसका अर्थ है कि जो हमारी ये क्षैतिज लाइनें होंगी वो खड़ी वाली लाइनों से कम होंगी। देखिए इसमें क्षैतिज लाइनें कितनी है, ये पड़ी हुई वाली 2 लाइनें हैं केवल, ठीक है, और खड़ी हुई वाली लाइनें कितनी है 3। तो ये क्या है, एक क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा हमारा, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम है स्तंभों की संख्या से, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज आव्यूह। नंबर 2 होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। यानी पंक्तियों की संख्या जो होगी इसमें स्तंभों की संख्या से अधिक होगी, ठीक। तो पंक्तियों की संख्या अधिक होगी स्तंभों की संख्या से, तो वह आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, ये एक 3x2 क्रम का ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। क्यों है देखेंगे भाई, 1 2 3, इसमें 3
पंक्तियाँ हैं हमारी और स्तंभ कितने हैं, 1 2, ठीक। इसलिए ये कैसा आव्यूह है, एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभों की संख्या से, वो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। आगे आता है नंबर 3 वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, या उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखेंगे भाई, उदाहरण है ये एक 2 क्रॉस 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है। ये जो आव्यूह है एक, यानी इस आव्यूह में वर्ग आव्यूह जब होगा जब उसमें जितने स्तंभ हैं उतनी ही उसमें पंक्तियां भी होंगी, बराबर बराबर होंगी दोनों चीज़ें। तो देखिए इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, 2 लाइनें हैं ये, और खड़ी वाली भी 2 लाइनें हैं, तो ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। नंबर 4 आता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे देख लेंगे, इसमें केवल एक पंक्ति है, ठीक। आगे है नंबर 5 स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए इसे देख लेंगे, ये है, इसमें कितने स्तंभ हैं, 1, ठीक। तो जिसमें केवल एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहेंगे, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहेंगे, ठीक है। और जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। जिस पंक्ति में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। और जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, ठीक। तो आव्यूह के प्रकार के अंतर्गत अब हम देखेंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है, ठीक। मुख्य विकर्ण होता है वर्ग आव्यूह। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य विकर्ण जो है वो वर्ग आव्यूह में ही होगा, ठीक है। वर्ग आव्यूह के वह अवयव जिनके लिए I = J है विकर्ण अवयव कहलाते हैं। अच्छा, आव्यूह के विकर्ण अवयव कौन से होते हैं, तो आव्यूह के विकर्ण अवयव वो कहलाएंगे जिसके लिए I और J के मान बराबर होंगे तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। देखिए, जो वो अवयव मिलकर के एक रेखा बनाएंगे ऐसे करके, तो उसे कहेंगे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं उसे। देखिए, जैसे I और J के मान कहाँ बराबर होंगे, जैसे ये है, देखिए पहले अवयव को कहते हैं हम A11, यानी पहली रो का और पहले कॉलम का पहले अवयव, ठीक है। इसी प्रकार ये होता है हमारा A22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा A33 का मतलब होगा कि तीसरी रो का और तीसरे कॉलम का अवयव, ठीक। इसी प्रकार तो यहाँ पे I और J के मान क्या देख रहे हैं हम, बराबर हैं, ठीक है, आपस में। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे विकर्ण अवयव। क्या कहलाएंगे, ये विकर्ण अवयव, ठीक। और विकर्ण अवयव, इनसे जो ये रेखा बनेगी ऐसे करके, ये कहलाएगी हमारी मुख्य विकर्ण, ठीक, ये जो बन रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य विकर्ण। आगे देखेंगे शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। रिक्त का मतलब खाली, ठीक। उदाहरण के लिए ये जो आव्यूह है इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो ये एक रिक्त आव्यूह है। वो भी कितने क्रम का आव्यूह है, यह यानी कि इसकी कोटि क्या है, यह एक 3x2 यानी 3x2 के क्रम का शून्य आव्यूह है या रिक्त आव्यूह है। अगला है इकाई या तत्समक आव्यूह। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इकाई या तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है। यानी मुख्य विकर्ण हमने पता कर लिया क्या होता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण वो होता है जिन अवयवों के लिए I और J के मान आपस में बराबर होते हैं, वो क्या होता है हमारा मुख्य विकर्ण, ठीक है। अब आगे देखेंगे एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी मुख्य विकर्ण वाले अवयव एक होने चाहिए और बाकी सभी जो अवयव हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। तो ऐसा आव्यूह तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहलाता है, ठीक। इसे हमने I2 से इसलिए प्रदर्शित किया है क्योंकि ये 2x2 का तत्समक आव्यूह है, ठीक है, या 2x2 का इकाई आव्यूह है। इसे I3 से इसलिए शो किया है क्योंकि ये 3x3 का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। इसी प्रकार हम I4 I5 भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आव्यूह के प्रकार में नंबर 9 विकर्ण आव्यूह क्या होता है।
विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात जो मुख्य विकर्ण है हमारा, केवल वही अवयव कुछ मान रखते हैं अपने आप में शून्य के अतिरिक्त, ठीक। अन्य जो सभी अवयव होंगे उसके ऊपर के भी और नीचे के भी, वो क्या होंगे, शून्य, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा जिसके केवल विकर्ण अवयव ही शून्य से अलग हैं, ठीक, यानी शून्य के अतिरिक्त कुछ अपना अलग मान रखते हैं। बाकी सभी अवयव जो होंगे वो शून्य होंगे। तो इस आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। या इसी आव्यूह को हम दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे डायगोनल 2, -3 और 4 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर 10 है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह ही होगा। यहाँ पे देखो परिभाषा में, ऐसा विकर्ण आव्यूह यानी अदिश आव्यूह होने से पहले वो एक अपने आप में विकर्ण आव्यूह होना जरूरी है। विकर्ण आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए कि विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं। और देखो तो इसे देखेंगे हम इस आव्यूह को, तो इसमें देख रहे हैं हम कि इसके सभी विकर्ण अवयव जो हैं आपस में कैसे हैं, समान हैं। तो यह एक कैसा आव्यूह है, यह एक अदिश आव्यूह है, ठीक है। आगे नंबर 11 ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा? ऐसा वर्ग आव्यूह, ये भी एक वर्ग आव्यूह होगा जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, अच्छा देखो ऐसा वर्ग आव्यूह होगा वही ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जो है उसमें जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। अच्छा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है इसका नाम। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह से मतलब ऊपर के जो अवयव हैं वो शून्य नहीं होंगे, जो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके शून्य होंगे। तो ऐसा आव्यूह जो होगा वो हमारा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है, ठीक। देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में ये है, इसके मुख्य विकर्ण के जो नीचे के सभी अवयव हैं वो क्या हैं, शून्य हैं। तो ये एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है, ठीक। अगला है नंबर 12 निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। देखो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। हमने आव्यूह के क्या पढ़ लिया अब तक सभी। तो अब देखेंगे कि आव्यूह की समानता, यानी दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे। दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूह के नंबर 1 क्रम समान हो और नंबर 2 संगत अवयव समान हो। अर्थात देखिए इस आव्यूह को, ये 2/2 का आव्यूह है और ये भी 2/2 का आव्यूह है, ठीक है हमारा। अब इसके हम अवयव भी देखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 है और इसका भी पहला अवयव 2 है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है, इसमें भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है, ठीक। इसी प्रकार ये सभी अवयव क्या हैं, इसमें संगत अवयव समान है। तो ये कैसे आव्यूह कहलाएंगे, समान आव्यूह कहलाएंगे दोनों। लेकिन ये वाले देखेंगे, इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब इसके क्रम तो समान है इसका, ये भी 2/2 का आव्यूह है, ये भी 2/2 का आव्यूह है। लेकिन ये जो है इसमें यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो ये दूसरे वाले नियम को हमारे फॉलो नहीं कर रहा, यानी संगत अवयव समान नहीं है इसमें, तो ये आव्यूह समान नहीं।